हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके सभी टेट एग्ज़ाम के साथ साथ अदर एग्ज़ामों पे के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं वे सभी आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। और एनसीईआरटी बुक से जो है क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को जो है मिलती रहे। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि PDF वगैरह जो है आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखेंगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान को जो है प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान कैसी राशि है? यह एक भौतिक राशि है। कैसी राशि है? भौतिक राशि है। द्रव्यमान जो है भौतिक राशि है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। तो द्रव्यमान को m से जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है m इक्वल टू P/V। यहाँ पर P क्या है? P आपका संवेग है और V क्या है? V आपका वेग है, ठीक है। और इसी तरह से संवेग का सूत्र आप सभी देख लीजिए। तो संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? अभी मैंने बताया कि P से प्रदर्शित करते हैं और M भी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 10 की घात -6 सेंटीमीटर, 10 की घात -7 सेंटीमीटर, या फिर 10 की घात -8 सेंटीमीटर, या फिर 10 की घात -9 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात 7 सेंटीमीटर। क्या होता है? 10 की घात 7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह कैसी इकाई है? नैनोमीटर जो है, नैनोमीटर जो होती है यह कैसी इकाई है? तो यह है एक सूक्ष्म इकाई। किसकी? दूरी की। तो नैनोमीटर जो है दूरी की सूक्ष्म इकाई है। तो नैनोमीटर क्या है? यह दूरी की सूक्ष्म इकाई है, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कि मीटर में बताओ 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर जो है वह होता है 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। 10 की घात -9 मीटर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर जो है मीटर में यदि पूछा जाए तो 10 की घात -9 मीटर, और यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो सेंटीमीटर में होगा आपका 10 की घात -7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया? रदरफोर्ड ने, रॉन्टजेन ने, मैक्सवेल ने, या फिर टॉर्सेली ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? रॉन्टजेन ने, ठीक है। किसने किया? रॉन्टजेन ने। किसका आविष्कार किया? तो एक्स किरणों का आविष्कार जो है रॉन्टजेन ने किया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक्स किरणों की खोज प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक विलियम रॉन्टजेन ने की थी और 1909 में इन्हें
एक्सरे की खोज के लिए जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसे दिया गया था? रॉन्टजेन को। ठीक है, 1909 में एक्सरे की खोज के लिए जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ठीक है, कॉटन, सिल्क, एक्रेलिक या फिर जूट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रेलिक। ठीक है, एक्रेलिक जो है आपका यह रेशा नहीं है, यह क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम रंग है। ठीक है, जबकि अन्य सभी जो है प्राकृतिक रेशे हैं। कौन कौन से हो गए प्राकृतिक रेशे? इन सभी के नाम याद रखेंगे। आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया और जूट, ये सभी क्या है? हमें प्राकृतिक के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद हैं। और एक्रेलिक जो है यह एक कलर होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अदरक रूपांतरण है किसका? तने का, जड़ का, पत्ती का या फिर फल का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तने का। ठीक है, किसका रूपांतरण है? अदरक। अदरक जो होता है यह एक तने का रूपांतरण है। ठीक है, तो और भी देख लीजिए एग्जाम्पल, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया। ठीक है, आदि जो है तने के रूपांतरण से बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से या फिर बाह्यदल से? तो अंडाशय से जो फल उत्पन्न होते हैं वो कैसे फल कहलाते हैं? अंडाशय से उत्पन्न होने वाले फल जो हैं वह वास्तविक फल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे। फल का निर्माण जो है अंडाशय से होता है। ऐसा फल जिनके बनने में केवल जो है अंडाशय भाग लेता है, ऐसे फल जिनके बनने में केवल जो है अंडाशय जो है भाग लेता है, ऐसे फल को क्या कहेंगे? ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं, अर्थात वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा, और यदि फल के बनने में अंडाशय के जो अतिरिक्त है पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन हो गया, बाह्यदल हो गया आदि जो है भाग लेते हैं, तो यह कैसे फल हैं? तो यह असत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है कहलाता है? कौन सा ऐसा पादप है जो कि बीजाणु के माध्यम से, ठीक है, बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से क्या करता है? प्रजनन करता है। सरसों है, धनिया है, फर्न है या फिर पेटूनिया है? तो जो आपका फर्न होता है ना, फर्न का नाम आप सभी ने सुना होगा। फर्न जो होता है यह जो है बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक है, और क्या यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा देखिएगा। फर्न एक अपुष्पीय पौधा है। कैसा पौधा है यह? अपुष्पीय पौधा है। ठीक है, जिसका प्रजनन जो है बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है। किसके द्वारा होता है? इसमें जो है रिप्रोडक्शन जो होता है बीजाणुधानी के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसकी बीजाणुधानियाँ जो है पत्तियों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? फर्न की जो बीजाणुधानियाँ हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन दिए गए हैं मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन और लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है यह पौधों में जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पौधे के प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम।
थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए यहाँ पर। प्रोटीन संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैव कोशिकाएं जो है नए प्रोटीन को उत्पन्न करती हैं और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? रिकेट्स, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस या फिर कॉलेरा। तो गैर संचारी रोग पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलेरा, ठीक है। यह एक कैसा रोग है? यह संचारी रोग है, ठीक है, संक्रमण के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो कॉलेरा जो है, कॉलेरा यह एक संक्रामक रोग है और यह किसके द्वारा फैलता है? तो यह प्रदूषित जल और भोजन के द्वारा जो है फैलता है, ठीक है। जबकि अन्य सभी जो है आपका रिकेट्स हो गया, रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, और हाइपरटेंशन हो गया आपका, आर्थराइटिस हो गया, ये सभी जो हैं ये गैर संचारी रोग होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं जीवाणुओं के द्वारा, फफूंद के द्वारा, शैवाल के द्वारा या फिर नीलहरित शैवाल के द्वारा। तो पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है फफूंद से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक कारकों का एक समूह होता है जिसकी उत्पत्ति जो है फंगस अर्थात फफूंद से की गई है, ठीक है, या होती है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और इसका उपयोग जो है जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो जहाँ यहाँ पर जो विटामिन होता है, विटामिन जो है आपके ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। क्या है आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन, ठीक है। विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। इसके अलावा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों जो है आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है। विटामिन जो है प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण जो है हमारे बॉडीज में करता है, ठीक है, ताकि विभिन्न तरह के रोगों से जो है बचाव किया जा सके। आगे देखते हैं, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी जो है प्रति ग्राम वसा, और वसा से जो है 9 ग्राम कैलोरी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी और वसा से 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो इसे भी याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट से कितना? तो 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। आगे देखेंगे, वसा से 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। जबकि विटामिन्स जो है शरीर के विकास के लिए जो है आवश्यक तत्व होते हैं, तो इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है? कोडॉन कहेंगे, म्यूटॉन कहेंगे, इंट्रॉन कहेंगे या फिर एक्सॉन कहेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डीएनए जो है जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? यह जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, जो कि यह कैसे पदार्थ होते हैं? यह एक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो कि आनुवांशिक गुणों का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। और इनके जो है कोडेड सेगमेंट को ही क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। जिस क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं इसे ही क्या कहा जाएगा? एक्सॉन कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? क्वेश्चन दिया गया है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सिलिकॉन, सोडियम,
कॉपर या फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जबकि पोषक तत्वों को जो है पौधे की आवश्यकता के अनुसार जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब पोषक तत्वों को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व दिया गया है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, और गौण तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। ठीक है, और पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लौह, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखना है, कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं और कौन से गौण पोषक तत्व हैं, मतलब द्वितीयक पोषक तत्व, और कौन सा आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर पूछा गया है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये तो खैर हो चुका है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये दोबारा से पेज रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? सोना, निकिल, लकड़ी, मैंगनीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकिल। ठीक है, निकिल जो होता है यह लौह चुंबकीय होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करता है। निकिल क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करता है तथा जिनकी उपस्थिति से जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? यह चुंबकीय क्षेत्र के मान को जो है बढ़ा देता है। और ऐसे, और लौह जो है, लोहा क्या कहलाता है? लौह जो है चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और चुंबकीय पदार्थ में लोहा के अलावा कौन कौन सा आपका आ जाएगा? तो लोहा है, निकिल, मैग्नेटाइट है। ठीक है, ये सभी जो है आपके लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, जल में, निर्वात में या फिर इस्पात में। तो जो इस्पात होता है, ठीक है, इस्पात में जो है ध्वनि की चाल काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ये कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कोई एक एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन नहीं है, यह विभिन्न तरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे कि कितना ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जिन्होंने पेपर दिया है और जो फ्रेशर हैं वो नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पर जान लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका चाल कितना कितना होता है। ठीक है, ध्वनि का चाल माध्यम दिया गया है और ध्वनि का चाल दिया गया है कि किस माध्यम में कितनी मतलब जो है ध्वनि जो है किस चाल से जो है प्रवाहित होती है। तो सबसे देखेंगे वायु में, वायु माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो इसकी चाल होती है, वायु माध्यम में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड। आगे देखेंगे जल में कितनी होती है? तो जल में जो ध्वनि की तीव्रता होती है, ध्वनि की जो चाल होती है, वह होती है 1493 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितना होता है? 1493 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से निर्वात में कितनी होगी? तो निर्वात में होती है 3463 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3463 मीटर प्रति सेकंड। और इसी तरह से आपकी जो इस्पात में है, तो इस्पात में सबसे अधिक होती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो होती कितनी है इस्पात में? तो ध्वनि की चाल होती है इसमें 5960। ठीक है, 5960 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया गया है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश जो है उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब कांच की एक छड़ को जो है रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो धन आवेश जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, कांच की छड़ को यदि रेशम से किसी रुए से या फिर किसी भी तौलिए वगैरह से जिसमें रुआ हो, ठीक है, उसमें रगड़ दिया जाए तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा, तो धन आवेश जो है उत्पन्न होगा। वह क्या करेगा, वह चीज़ों को जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर दिया गया है, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर धन आवेश, जबकि रेशम पर जो है ऋण आवेश मतलब ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। कांच पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, तो कांच में हो जाएगा आपका धन आवेश। ठीक है, और जो आपका रेशम होगा, ठीक है, रेशम में कैसा आवेश उत्पन्न होगा, तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो इसे भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक घूमते हुए समतल दर्पण का आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर परावर्तन कोण को पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर आपका परावर्तन कोण होगा 120 का। ठीक है, कितना होगा, जस्ट इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, किसका, 60 अंश का 60 अंश का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और परावर्तन कोण का यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, 2 गुणे आपतन कोण। और इस तो आपतन कोण आपका कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, और इसका सूत्र लगा दे तो 2 में आप क्या कर देंगे, इसका दुगना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 120 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल या फिर कोयला। तो जो भूजल होता है, ठीक है, क्या होता है, भूजल होता है, ये जो है ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण का मतलब क्या है, जिसे हम पुनः से यूज़ कर सकें। ठीक है, उसे फ्रेश करके, उसे नया करके, ठीक है, जो इसका वेस्ट मटेरियल है उससे जो है फिर से नया करके क्या कर सकते हैं, पुनः अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो यही तो आपका नवीनीकरण है। ठीक है, तो वो जो भूजल होता है, भौम जल होता है, यह जो क्या कहलाता है, यह आपका ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा भी देखेंगे, भूजल हो गया आपका, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई आदि, ये सभी क्या है आपके नवीनीकरण के संसाधन है। ठीक है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये सब भी क्या है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। मतलब ये एक बार फिनिश हो गए तो हमेशा के लिए फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों पहले बहुत सारी चीज़ें जो आपदाओं की वजह से भूमि में अंदर तक दब गई थी, तो उन्हीं से ये सभी जो है बहुमूल्य चीज़ें जो हैं लाखों करोड़ों वर्षों में जो है निर्मित हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है वायु में, 40% है, या फिर 21.5% है, या फिर 78% है, या फिर 3% है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन जो है आपकी है 78%। ठीक है, कितने प्रतिशत है, 78% है। और यहाँ पर इसके अलावा भी कौन सी गैस से कितने मात्रा में है वह देख लीजिए। तो नाइट्रोजन जो है 78.5
3, ठीक है, 0.3% में है। और ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन है 20.99%, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी ऑर्गन है, ऑर्गन कितने प्रतिशत है, तो यह 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है, तो हाइड्रोजन है 0.01%। और साथ ही अन्य जो है निष्क्रिय गैसें भी जो है उपस्थित हैं। तो इन सभी गैसों से जो मिल करके हमारा वायुमंडल बनता है, ठीक है। तो ये सभी आपके वायुमंडल में जो है उपस्थित हैं। इसका प्रतिशत मात्रा ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन है। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ऑक्सीजन का एक समवाय है, या फिर ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो ऑक्सीजन का यह अपर रूप है। ओजोन क्या है, अपर रूप है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। कहीं पर भी O3 लिखा दिख जाए तो मान लीजिए कि वह ओजोन है। आगे देखेंगे। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है तथा वायुमंडल में अल्प मात्रा में 0.00000001% में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.60 फिर 1 लिख करके प्रतिशत लिख देना है। आगे देखना है। जिसकी अधिकतम सांद्रता जो है समतापमंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है। तो यह कहाँ पर उपस्थित होती है, समतापमंडल में 20 से 35, ठीक है, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उपस्थित होती है। कौन, ओजोन, ठीक है। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है तथा पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को यह रोकता है। कौन, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी आपकी p² / 2m, ठीक है, p² / 2m। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ऑर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। वे गैसें जो ऊष्मा को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं और जिससे पृथ्वी का ताप जो है बढ़ता है, वही गैसें क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव होता है कि यह जो पृथ्वी का तापमान है उसे बढ़ा देती है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि पृथ्वी का तापमान कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और सभी को लू लगती है, गर्मी लगती है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, तो जो गैसें उपस्थित होती हैं वो काफ़ी हीट जनरेट करती हैं, ठीक है, गर्म हो जाती हैं। तो यही गैसें क्या होती हैं जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। तो सबसे ज़्यादा कौन हीट उत्पन्न करती है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आगे देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है गैस को सोखती है। इसके अलावा और भी इसकी कुछ सहेलियाँ भी हैं, कुछ साथियाँ भी हैं। कौन कौन सी हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC जिसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, और साथ में जल वाष्प। ये सभी जो है क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में उसके सहयोगी मित्रों का भी नाम याद रखना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है, हेमेटाइट, बॉक्साइड, जिप्सम या फिर लिमोनाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है,
यह पूछा गया। तो जो जिप्सम है आपकी, ठीक है, क्या है, जिप्सम जो है यह एक धातु खनिज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम एक धात्विक खनिज नहीं है, यह एक कैल्शियम का जो है सल्फेट है। क्या है, कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जो है जल के भी 2 अणु रहते हैं। इसमें क्या रहता है, जिप्सम में जल के 2 अणु रहते हैं, जबकि बॉक्साइड, एल्यूमिनियम और लिमोनाइट में एवं हेमेटाइट ये सभी जो है आपके लोहे के खनिज हैं। तो लोहे के खनिज कौन कौन से हैं, बॉक्साइड हो गया आपका, ठीक है, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, ठीक है, और एल्यूमिनियम हो गया। ये सभी जो है आपके लौह खनिज हैं, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव्य है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन है, सल्फर है या फिर फास्फोरस है। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर ब्रोमीन जो है यह अधातुओं में से द्रव्य रूप में पाया जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में 7वें वर्ग का तत्व ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर, सामान्य अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु तत्व है। जबकि पारा जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे।